हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें आज हम करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका टाइम पीरियड था जुलाई 28 1914 से लेकर नवंबर 11 1918 तक का। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेस की। कौन सी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की शुरुआत की, तो उस टाइम पे कंट्रीज के पास बहुत अच्छी खासी आर्मी थी, नेवी भी थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एस्पियोनेज सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप कर रखा था। एस्पियोनेज सिस्टम क्या होता है, उन्होंने दूसरी कंट्रीज में अपने जासूस छोड़े हुए थे उनकी खबर लेने के लिए कि दूसरी कंट्री में कितनी आर्मी है, कितनी नेवी है, उनके पास वेपन्स कैसे है, फ्यूचर में उनके प्लान्स क्या है। ये सारी चीजें पता करने के लिए उन्होंने दूसरी कंट्रीज में एक दूसरी कंट्री में अपने जासूस छोड़े हुए थे। सेकेंड रीजन है नैरो नेशनलिज्म। नैरो नेशनलिज्म में क्या आता है, हर कोई कंट्री उस टाइम पे अपनी कंट्री को तो प्यार करती थी, लेकिन दूसरी कंट्री से कहीं ना कहीं नफरत कर रही थी। जैसे कि जर्मनी वालों का था, वो चाहते थे कि जर्मनी वर्ल्ड पावर बने। वो जर्मनी से प्यार करते थे, लेकिन फ्रांस से उनको नफरत थी। वो चाहते थे जो फ्रांस है वो खत्म हो जाए, पूरे वर्ल्ड पे हम राज करें। उल्टा फ्रांस वाले चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड पे फ्रांस ही राज करे, जर्मनी जो है वो खत्म हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ नफरत कर रहे थे उस टाइम पे। थर्ड रीजन आता है इकोनॉमिक एम्परलिज्म। उस टाइम पे इंटरनेशनल राइवलरी बहुत ज्यादा चल रही थी। इंटरनेशनल नेशनल राइवलरी मतलब कि कंट्रीज के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर एक कंट्री चाहती थी कि वर्ल्ड के हर एक कोने में हमारी मार्केट हो, वर्ल्ड की हर एक कंट्री में हमारा सामान बिके, हम हर किसी के साथ सिर्फ हम ट्रेड करें। इससे क्या था, इससे कंट्रीज के बीच में बिटरनेस आई, हार्ट बर्निंग आई। वो दूसरों से नफरत करने लगे, वो डोमिनेट करना चाहते थे वर्ल्ड में। हर एक कंट्री यूरोप की उस टाइम पे डोमिनेट करना चाहती थी वर्ल्ड में। फोर्थ रीजन है लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पे कोई भी प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कंट्रोल कर पाए। जो कंट्रीज के बीच में झगड़े हो रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उस टाइम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर आता है एंग्लो जर्मन रिवेलरी। जो ब्रिटेन वाले थे और जर्मनी वाले थे, उन दोनों के बीच में पहले से ही तकरार चल रही थी। यही मेन रीजन है वर्ल्ड वॉर 1 का। जर्मनी जो था वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री थी। वो चाहता था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमारी मार्केट बने, हर किसी कंट्री के साथ हम ट्रेड करें। लेकिन जो जर्मनी था वो इंग्लैंड से जेलस था। इंग्लैंड से जेलस क्यों था, क्योंकि जो इंग्लैंड थी, इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था, सुपर पावर थी उस टाइम पे इंग्लैंड ने बहुत सारी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना रखा था। उनकी नेवी भी अच्छी खासी थी, इसीलिए जो जर्मनी था वो इंग्लैंड से जेलसी करता था। ऊपर से जो जर्मनी के एम्परर थे विलियम टू, वो बहुत ही एम्बिशियस किंग थे। वो टर्की में अपना इन्फ्लुएंस गेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बनाने का सोचा। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जो टर्की है ना, बगदाद टर्की में आता है, बर्लिन जर्मनी में आता है, तो वो टर्की से जर्मनी तक सीधी एक रेलवे लाइन बनाना चाहते थे, जिसके थ्रू वो टर्की के साथ ट्रेड करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, इससे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जो बिटरनेस थी वो और ज्यादा बढ़ गई, इन दोनों के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। ऊपर से विलियम टू जो किंग थे बहुत ही घमंडी राजा थे, बहुत ही एम्बिशियस थे, वर्ल्ड पावर बनना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनना चाहते थे। फिर इसके इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज है जब मर्डर हुआ था आर्कड्यूक फर्डिनेंड का। आर्कड्यूक फर्डिनेंड कौन थे, वो ऑस्ट्रियन थ्रोन के हायर थे। तो जब उनका मर्डर हुआ आर्कड्यूक फर्डिनेंड का, आर्कड्यूक फर्डिनेंड के साथ उनकी वाइफ सोफिया का भी मर्डर हो गया था, और इन दोनों का मर्डर हुआ था सेराजीवो में, जो कि बोस्निया की कैपिटल है। उस टाइम पे जो बोस्निया था उसको ऑस्ट्रिया ने अनेक्स किया हुआ था। ऑस्ट्रिया की एक अनेक्स्ड टेरिटरी थी बोस्निया। तो अब जो ऑस्ट्रिया वाले थे, ऑस्ट्रिया वालों ने का क्या मानना था कि जो सर्बिया है, सर्बिया ने ही हमारे जो किंग है, हमारे जो राजा है, उसका मर्डर करवाया था। इसीलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। तो यहीं से फिर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में
लड़ाई शुरू हुई। और उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया इनके बीच में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ाई पहले से ही चल रही थी, कंपटीशन में थे एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं जेलसी कर रहे थे। तो ये उस टाइम का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का यूरोप का मैप है। अब यहाँ पे देखो जर्मनी के पास कितना सारा एरिया है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का आ गया, ये आ गया सर्बिया, ठीक है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, यहाँ पे आ गया सर्बिया, राइट। तो फिर चलते हैं वर्ल्ड वॉर वन पे वापस। तो वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुई थी उस टाइम पे अब दो पार्टीज बन गई, ठीक है, एक तो आ गए सेंट्रल पावर्स, दूसरी आ गई अलाइड पावर्स। अब हुआ क्या, जब वॉर शुरू हुई थी ऑस्ट्रिया में तो उस टाइम पे उनको लगा था कि ये एक लोकल वॉर है, उन्होंने हमारे किंग को मारा तो हम सर्बिया से अपना बदला लेंगे। तो ऑस्ट्रिया ने यही सोचकर सर्बिया पे अटैक किया था, उनको था लोकल वॉर है खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता सिचुएशन और ज्यादा खराब होती गई। जो कंट्रीज ऑस्ट्रिया को फेवर करते थे वो ऑस्ट्रिया के साथ आ गए, जो कंट्रीज सर्बिया को फेवर करते थे वो सर्बिया के साथ आकर कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू करने लगे। अब ऐसे ही होता है ना, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो जो लोग इसको फेवर करेंगे वो इसके पीछे आकर इसको सपोर्ट करेंगे, जो इसको फेवर करेंगे वो इसके पीछे आकर इसको सपोर्ट करेंगे। तो आपस में लड़ाई इन दोनों की है, लेकिन और बहुत सारे आकर यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बाकी के जो कंट्रीज है वो भी आकर इनके साथ लड़ाई में ऐड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो इनकी लोकल वॉर थी वो एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें एक साइड आ गई सेंट्रल पावर, दूसरी साइड आ गई अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, सेंट्रल पावर में आ गई जर्मनी, ऑस्ट्रिया। अब देखो ऑस्ट्रिया की लड़ाई हो रही थी सर्बिया के साथ, तो ऑस्ट्रिया के पीछे आकर कौन कौन सी कंट्रीज खड़ी हो गई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम पे एक ही था, साथ में इसके टर्की भी आ गई। टर्की ने नवंबर 1914 में वॉर में एंट्री मारी, फिर बल्गेरिया ने अक्टूबर 1915 में आकर इनके साथ ज्वाइन किया। दूसरी साइड सर्बिया को ग्रेट ब्रिटेन ने ज्वाइन किया। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में तो ऑलरेडी लड़ाइयां बहुत चल रही थी। तो अब देखो जैसे इनके पीछे जर्मनी आया तो सर्बिया के पीछे ग्रेट ब्रिटेन आ गया, इंग्लैंड आकर इसकी सपोर्ट में खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया, बेल्जियम आ गया, जापान आ गया, रशिया भी आ गया। फिर रशिया 1917 के टाइम पे लड़ाई छोड़कर चला गया, क्योंकि 1917 के टाइम पे फिर रशियन रेवोल्यूशन शुरू होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इटली ने 1915 में सर्बिया को ज्वाइन किया, लड़ाई को, उसको वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया। फिर रोमानिया 1916 में एंटर हुआ लड़ाई में। फिर यूएसए 1917 में लड़ाई में एंटर हुआ था। तो इस तरह से उस टाइम पे जब लड़ाई हुई तो एक साइड आ गई सेंट्रल पावर और दूसरी साइड आ गई अलाइड पावर्स। फिर 1919 में जब वॉर खत्म हुई थी, 1918 के एंड में ही वॉर खत्म हो गई थी, तो फिर 1919 में इनके बीच में पीस सेटलमेंट हुई थी। जब पीस सेटलमेंट हुई तो उस टाइम पे बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई, और इसका रिजल्ट क्या निकला था वर्ल्ड वॉर का, जो सेंट्रल पावर थी वो पूरी तरह से हार चुकी थी, अलाइड पावर जीत चुकी थी। सेंट्रल पावर में कौन था, सेंट्रल पावर में आ गया था ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह, ये जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, बल्गेरिया, ये जो सेंट्रल पावर थी ये हार गई थी, और अलाइज वाले जो थे वो जीत चुके थे। उसके बाद फिर एक ट्रीटी साइन हुई इनके बीच में, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था नवंबर 11, 1918 में, जब वॉर खत्म हुई थी। और वॉर खत्म होने के बाद पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये वाली जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इस पीस कॉन्फ्रेंस में जो कंट्रीज हार गई थी उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। जो कंट्रीज जीती थी वॉर को वो कंट्रीज पीस कॉन्फ्रेंस में आई थी। जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज पीस कॉन्फ्रेंस में आई थी वो थी 27। तो ये वाली जो पीस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रीटी साइन हुई थी पीस कॉन्फ्रेंस की, इस ट्रीटी को 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। एक थी यूएसए, एक थी ब्रिटेन और एक थी फ्रांस। इन तीनों कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे, जैसे कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था और फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर था, ये जो 3 लोग थे, यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लेमेंसियो, इन तीनों ने मिलकर इस ट्रीटी को फ्रेम किया था। इस ट्रीटी की जो टर्म्स थी वो इन तीनों लोगों ने ही मिलकर बनाई थी, फ्रेम करी थी, लिखी थी। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, फिर इस ट्रीटी पे डिस्कशन होने के बाद फिर एक ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुई थी। वर्साइली फ्रांस का एक सिटी है, तो वहां पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो वहीं से इसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइली।
और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइली अलाइज और जर्मनी के बीच में साइन हुई थी जून 28, 1919 को। और इस ट्रीटी के बाद फिर यूरोप की बहुत जितनी भी कंट्रीज थी उनकी बाउंड्रीज को रीअरेंज करा गया। बहुत सारी नई कंट्रीज फिर यहाँ पे बनी थी। यूरोप की बहुत सारी नई स्टेट्स का यहाँ पे फिर ओरिजिन होता है, जैसे कि पोलैंड आ गया, स्लोवाकिया, जुगोस्लोवाकिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स फिर उस टाइम पे यूरोप में नई बनी थी। अब यूरोप का बाद वाला मैप फिर यहाँ ये रहा। तो अब देखो, पहले ये सारा एरिया जर्मनी के पास था, बाद में फिर ये जर्मनी अलग बन गया, पोलैंड अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, रोमानिया, सर्बिया, तो ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे नई बनी थी। और जो विलियम टू थे उस टाइम पे, जो जर्मनी के विलियम टू थे, हमने देखा था ना जर्मनी के जो एम्परर थे विलियम टू, बहुत ही एरोगेंट एम्परर थे, उनको देश निकाला दे दिया गया, उनको जर्मनी से निकाल दिया गया। और फिर बाद में जो विलियम टू थे जर्मनी से निकलकर वो कहाँ गए, वो चले गए नीदरलैंड में। नीदरलैंड में जाकर उन्होंने असाइलम ले लिया। अब ये वाली जो ट्रीटी थी ना, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुई थी, ये जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी हुई थी। जर्मनी को डिसआर्मिंग पर जो जर्मनी के लिए इस ट्रीटी में बहुत ही डिसआर्मिंग प्रोविजंस डाले गए। इन्होंने जर्मनी में जो आर्मी की लिमिट थी वो 1 लाख ट्रूप्स कर दी कि जर्मनी में अगर आर्मी में ट्रूप्स होंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड ट्रूप्स कर दिए। और साथ ही साथ जितना भी वॉर में डैमेज हुआ था अलाइज का, जितना भी अलाइज के कंट्रीज का नुकसान हुआ था, उसकी भरवाई जर्मनी को करनी थी। उसके लिए जर्मनी को देने पड़े 6 करोड़ 50 लाख यूरोस। ट्रीटी ऑफ वर्साइली के बाद फिर और बहुत सारी ट्रीटीज हुई, जैसे ट्रीटी ऑफ सैंट जर्मेनिया 1919 में हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ न्यूली ये भी 1919 में हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ ट्रायनन ये 1920 में हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ स्वियर्स ये भी 1920 में हुई थी। तो ये वाली जो पीस सेटलमेंट उस टाइम पे हुई थी, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जो 1919-20 में कंट्रीज के बीच में पीस सेटलमेंट करी गई थी, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइले के टर्म्स थे ना, वो जर्मनी के लिए बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थे। हमने देखा है ना कि वॉर का जितना भी खर्चा था जर्मनी पे डाल दिया गया, और ऊपर से इनकी आर्मी को भी लिमिटेड कर दी गई कि 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स जर्मनी वाले रख ही नहीं सकते। तो अब ये जो पीस सेटलमेंट थी, इसका प्रिंसिपल था टू द विक्टर्स बिलोंग द स्पॉइल्स एंड अलाइज आर द विक्टर्स। विक्टर्स कौन से? अलाइज। अलाइज तो अलाइज अपनी मर्जी से जो भी प्रिंसिपल्स है वो अपना रखेंगे। तो टाइम टू टाइम फिर बहुत सारे सुजेशंस दिए गए, फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई सो दैट कि फ्यूचर में और ज्यादा वॉर ना हो। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, ऐसी ही वॉर कोई और ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। लेकिन बाद में लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गई, ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी। वो 1939 में हुई थी, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉर 1 का ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लीग ऑफ नेशन बनी थी जनवरी 10, 1920 को, और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में था, स्विट्जरलैंड में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। नेक्स्ट हम करेंगे रशियन रेवोल्यूशन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।